हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में टैक्स आमदनी का तखमीना मौजूदा बजट से 10.5% कम लगाया, नॉन टैक्स आमदनी बढ़ा दी, जिसके बायस नए एफसी अवार्ड के बगैर ही सूबों का हिस्सा तकरीबन 12% कम हो गया। हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में एफपीआर की टैक्स वसूलियों का हदफ 49 खरब 63 अरब रुपए रखा है, जो रवा साल के बजट से 592 अरब रुपए कम है, जिसके बाद सूबों को मिलने वाले वसाइल का तखमीना रवा माली साल के बजट तखमीने से 381 अरब रुपए कम है, जबकि दूसरे टैक्सों से आमदनी का तखमीना 87% इजाफे से 501 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी का तखमीना 24% इजाफे से 11 खरब 9 अरब रुपए लगाया गया है। इस आमदनी से सूबों को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। अगले माली साल के बजट में पेट्रोलियम मूवी से आमदनी का तखमीना 450 अरब रुपए लगाया गया है, जो रवा साल के तखमीने से 108% ज्यादा है। दूसरी जानिब सिविल हुकूमत के अखराजात का अंदाजा 476 अरब रुपए लगाया गया है, जो रवा माली साल के तखमीने से 10.4% ज्यादा है, जबकि दिफाई अखराजात के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए रखे गए हैं, जो रवा माली साल बजट तखमीने से 11.8% ज्यादा है। विफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट पहले से 6% कमी से 650 अरब रुपए कर दिया गया है। नए बजट में खसारा पूरा करने के लिए बैंकों से रवा माली साल के मुकाबले में 162% ज्यादा कर्ज लेने का तखमीना लगाया गया है। कोरोना के बायस मुख्तलिफ सनतों और बरामदी शोबों को रिलीफ देने का फैसला किया गया है। कोरोना की तशखीसी किट्स, तिब्बी आलात और अद्वियात पर टैक्स खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये फी किलो से कम करके 1 रुपया 75 पैसे करने की सिफारिश की गई है। पीटीआई हुकूमत ने कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ सनतों और बरामदी शोबों को रिलीफ देने का फैसला किया है। फाइनेंस बिल 2020-21 के मुताबिक कैंसर और कोरोना की तशखीसी किट्स, आलात और अद्वियात की दरामद और फरोख्त पर कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स की छूट बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सीमेंट पर 13 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया गया है, जिससे सीमेंट की बोरी 20 से 25 रुपए सस्ती होने की तवक्को है। विद होल्डिंग टैक्स पर 7 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया है। टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के बच्चों की स्कूल फीस पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। केबल पर चलने वाले इश्तिहारात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है। माजूर बच्चों की खुराक, सप्लीमेंट्री फूड्स और लेशमानीसिस की बीमारी की अद्वियात पर कस्टम ड्यूटीज खत्म करने की तजवीज दी गई है। बैरून मुल्क तालीमी अखराजात, स्टील मेल्टर्स, पेंशन फंड निकलवाने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल ऑपरेटर्स, कमीशन एजेंट्स, आड़तियों, इंश्योरेंस प्रीमियम और तंबाकू पर एडवांस टैक्स खत्म करने की सिफारिश की गई है। हज ऑपरेटर्स को नॉन रेजिडेंट्स को अदायगियों पर विद होल्डिंग टैक्स से छूट हासिल होगी। खुदनी तेल और ऑयल सीड्स पर 2% एडिशनल कस्टम ड्यूटीज में छूट बरकरार रखने का फैसला किया गया है। फाटा में नई इंडस्ट्रीज के कयाम के लिए कस्टम्स ड्यूटीज में 2023 तक छूट बरकरार रखने का फैसला किया गया है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अशिया, सनती खाम माल और मकामी सतह पर तैयार होने वाली दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज दी गई है। मुख्तलिफ सनतों के लिए 40 खाम माल पर कस्टम ड्यूटीज और 90 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम ड्यूटीज को कम करने की तजवीज दी गई है। कुरान पाक की तबात के लिए खाम माल की दरामद पर टैक्स छूट, स्टील और सरिया पर रेगुलेटरी ड्यूटीज कम करने की सिफारिश की गई है। चेयरपर्सन एफबीआर नौशीन जावेद का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। आइंदा माली साल 50 से 100 अरब रुपए का टैक्स इंतजामी इक़दामात से बढ़ाएंगे। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सेक्टर G9 में कोरोना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। इंतजामिया ने सेक्टर G92, G93 और कराची कंपनी मार्केट को सील कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वली चौधरी से, जो कि इस वक्त G9 मरकज में मौजूद हैं। वली चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर कोरोना केसेस की? बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उसकी तादाद में होशरबा इजाफा जो है वो कहा जा सकता है कि हो चुका है। और आपको ये बताते चलें कि जो इस्लामाबाद के जो इस वक्त इस्लामाबाद का सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया या इन्फेक्टेड सेक्टर बताया जा रहा है वो है सेक्टर G9, और उसके जो आगे सब सेक्टर हैं जिसमें G93 और G92 उनको जो है वो इस वक्त रेड अलर्ट करार दिया गया। और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह जो DC इस्लामाबाद है उन्होंने कहा था कि आज 12 बजे से जो ये G9 मरकज़ जिसको कराची कंपनी कहा जाता है उसको, और जो ये 2 मज़कूरा सेक्टर हैं जिसमें सब सेक्टर हैं जो G9 2 और 3, इनको आज रात 12 बजे जो है वो सील कर दिया गया है। ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है, चूँकि वैसे भी जो दुकानें खोलने की जो इजाज़त थी वो 5 बजे तक थी, और आज जुम्मे को वैसे ही जो आज आखिरी दिन है हफ्ते और इतवार को जो दुकानें और जो मार्केट्स हैं उनको जो है वो बंद रखने का जो है वो फैसला किया गया था और उस पर अमल दरामद कराया जाता है। अगर तादाद में इजाफा हो रहा है तो उसको मज़ीद सख्त किया जाए, और उसका जो दायरा कार है या जो उसमें उसका जो वक्त है दुरानिया का कि जिस वक्त सील किया गया था तो उसको जो है वो बढ़ाया जाए। वलीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर रावलपिंडी के इलाके सदर में होने वाले धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं। तहकीकात का सिलसिला जारी है।
جائے وقوع پر ہمارے نمائندے عثمان جاوید موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان، یہ کیا واقعہ ہے اب تک اور تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، راولپنڈی کے تھانہ کینٹ کے علاقے صدر میں ایک دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں 13 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، اور ابھی جو زخمی ہیں ان کو کینٹ ہاسپٹل اور DHQ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور جب دھماکے کی اطلاع ملی تو حساس اداروں سمیت پولیس اور امدادی ادارے یہاں پر آ گئے تھے، اور اس وقت میں جائے حادثہ پر موجود ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کناتے لگا کر حادثے والی جگہ کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی جانب سے جو آفیشیل ورژن ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ اور دیگر جو امدادی ادارے ہیں وہ تفتیش میں مصروف ہیں اور موقع سے شواہد اکٹھے کرنے، اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ہی تصدیق کی جائے گی کہ یہ جو واقعہ یہاں پر پیش آیا، افسوسناک واقعہ، یہ کیسے پیش آیا ہے۔ اور 2 جو زخمی ہیں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل طور پر علاقے کو کارڈن آف کر کے تفتیش اور شواہد اکٹھے کرنے کا عمل عثمان، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ گریڈ 22 میں ترقی کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ جاوید اختر کو اسپیشل سیکرٹری کابینہ ڈویژن، ڈاکٹر تنویر قریشی سیکرٹری تجارت، صالح فاروقی اسپیشل سیکرٹری مواصلات اور کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم کو اسپیشل سیکرٹری پاور ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ IG موٹر ویز کلیم امام، IG KP ثناء اللہ عباسی اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر مظہر نیاز رانا ترقی کے بعد اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ DG نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی فرح خان سیکرٹری فیڈرل پبلک سروس کمیشن، حمیرہ احمد چیئرمین NHA، سکندر قیوم اور سیکرٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر اختر نذیر بھی گریڈ 22 میں ترقی پانے والوں میں شامل ہیں، جبکہ پنجاب میں تعینات شوکت علی کو بھی گریڈ 22 میں ترقی دے دی گئی ہے اور ان ترقیوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی بیوروکریسی میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں۔ گریڈ 22 میں ترقی کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ جاوید اختر کو اسپیشل سیکرٹری کابینہ ڈویژن تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر تنویر قریشی سیکرٹری تجارت، صالح فاروقی اسپیشل سیکرٹری مواصلات اور کیپٹن ریٹائرڈ منیر اعظم کو اسپیشل سیکرٹری پاور ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ IG موٹر ویز کلیم امام، IG KP ثناء اللہ عباسی اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ترقی کے بعد اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن سے برطانوی معیشت کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق معیشت 20.4% تک گر گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن سے برطانوی معیشت تاریخی زبحالی کا شکار ہو گئی، جس نے ملک کے وزیر اعظم بورس جانسن کے لیے بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ برطانوی ادارے شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک کی معیشت 20.4% تک گر گئی۔ برطانیہ میں معیشت پہلی بار ایسی بدترین صورتحال کا شکار ہوئی ہے اور معاشی ترقی کی شرح میں ماضی کی نسبت 3 گنا سے زیادہ کی کمی ہوئی۔ حکومت نے کورونا کے خطرے کے باوجود گرتی معیشت کو سہارا دینے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر چکی ہے۔ ملک بھر میں سرکاری اور نجی کاروباری مراکز کھل گئے ہیں۔ فلپائن میں انسداد دہشت گردی بل کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ دارالحکومت منیلا میں ہزاروں افراد نے یوم آزادی کے موقع پر انسدادی دہشت گردی کے نئے بل کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا کہ سماجی کارکن دہشت گرد نہیں، یہ بل ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔ احتجاج میں موجودہ انسانی حقوق کے کارکنوں نے بل پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بل کو کسی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ 3 جون کو فلپائن کی کانگریس نے بل کی منظوری دی تھی۔ صدر کے دستخط کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ کابل میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں دھماکے سے 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان دارالحکومت کابل میں مسجد شیر شاہ سوری کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں مسجد کے امام سمیت 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق دھماکہ خیز مواد مسجد کے اندر نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے میں تمام زخمی اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رواں ماہ مسجدوں پر ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رحمان ملک نے کورونا کے پیش نظر ملک میں کرفیو نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اب بھی SOPs پر سختی سے عمل نہ کرایا گیا تو کورونا کیسز میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ میں آج پرزور اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان سے کہ جو SOP کو انفورس کریں تھرو آرمی کرفیو، اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں 1-2 شہر میں بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔ اس وقت پولیس ہے بھی کم،
उनके वसाइल भी नहीं हैं, वो इस चीज़ को नहीं संभाल सकते। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं अपना 45 ईयर का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, बेहतर ये होगा कि आप लाएँ। ये जो मैंने रिक्वेस्ट की है आपसे, बड़ी हमदर्दी के साथ पाकिस्तान के लिए ये चीज़ आप कर दें। मैंने आपको 3 लेटर पहले इसके ऊपर लिखे हैं, आज मैं एक और दोबारा लेटर लिख रहा हूँ आपको, जिसमें मैं इसकी पूरी तफसील अर्ज कर रहा हूँ। और उन मुल्कों ने जिन्होंने जिस अंदाज से SOP को अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया, फिर इम्प्लीमेंट कराया, हमारे यहाँ कानून की कमी नहीं है, हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। जो हमारे इम्प्लीमेंट टूल्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं है सिवाय आर्मी के। तो मैं समझता हूँ कि आर्मी को से कर्फ्यू लगवाकर ये जो SOP है उसको आप हैंडल करें, और जहाँ पे बहुत कोरोना फैल गया है उसको टोटल को लॉकडाउन करने में कोई हर्ज नहीं होगा। अगर ये बढ़ गया और जिस अंदाज से बढ़ा, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है इतने, आपके पास डॉक्टर, आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी का कोरोना रिजल्ट मुस्बत आ गया है। 2 रोज़ कबल उनकी बेटी और दामाद में भी कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी का कोरोना रिजल्ट मुस्बत आ गया है। 2 रोज़ कबल उनकी बेटी और दामाद भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए थे, जिसके बाद स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। उधर मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन नायाब हो गई। मरीजों के लवाहकीन बाहर से ऑक्सीजन खरीदने पर मजबूर हो गए। कोरोना मेल वार्ड में 6 से 8 अफराद ने ऑक्सीजन बाहर मार्केट से अपने पैसों से मंगवाई। मरीजों की आपस की गुफ्तगू 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जबकि डायरेक्टर हस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लोग ऑक्सीजन मशीनें चोरी कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन नायाब हो गई है। मरीजों के लवाहकीन बाहर से ऑक्सीजन खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इस्लामाबाद से गिलगित पहुंचने वाली PIA तैयारा की लैंडिंग गियर का बोल्ट निकल गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गिलगित से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 606 को उड़ान भरने से रोक दिया। समर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 605 इस्लामाबाद से गिलगित एयरपोर्ट पहुंची तो त्यारे के लैंडिंग गियर का बोल्ट निकल गया। रनवे इंस्पेक्शन हुई तो CAA की टीम को बोल्ट मिला, जिसके बाद खुलबली मच गई और त्यारे को वापस उड़ान भरने से रोक दिया गया। सिविल एविएशन और PIA के इंजीनियर्स त्यारे की व्हील की जांच कर रहे हैं कि आया रनवे से मिलने वाला बोल्ट इसी त्यारे का है या किसी और का। दूसरी जानिब तर्जमान PIA का कहना है कि गिलगित से इस्लामाबाद आने वाली परवाज PK 606 को मौसम की खराबी के बाइस मनसूख किया गया है। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। खानका शरीफ के करीब निजी कॉटन फैक्ट्री में पड़ी कपास की 825 गांठों को आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, खानका शरीफ के करीब निजी कॉटन फैक्ट्री में पड़ी कपास की 825 गांठों को आग लग गई है। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आतिशज़दगी की वजह ताहाल मालूम नहीं की जा सकी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में हमजा शहबाज को खिराज तहसीन पेश किया है। मरियम नवाज ने हमजा शहबाज को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बरसों तक मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में चट्टान की तरह डटे रहे और अब 1 दहाई के बाद भी जुल्म जबर के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। आपकी बेटी समाविया यकीनन आपके साथ गुज़रे लम्हात और आगोश को याद करती होगी। मरियम नवाज ने कहा कि याद रखें, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। हमजा, हमें आप पर फ़ख्र है। मरियम नवाज की जानिब से ट्विटर पैगाम में हमजा शहबाज को खिराज तहसीन पेश किया गया है। घोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान 4 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया है। बाजियाब होने वालों में फ़खरुद्दीन लोंड, साजिद अली चाचड़, अल्ताफ़ हुसैन चाचड़ और सुरेश मेंगवाल शामिल हैं। अगवाकार मुग़वियों की रिहाई के लिए तावान तलब कर रहे थे। पुलिस ने खुफ़िया इत्तला पर डाकुओं की नकलो हरकत के दौरान ये कार्रवाई की है। कच्चे के इलाके घोटकी में ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान 4 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस ने खुफ़िया इत्तला पर डाकुओं की नकलो हरकत नोट की और इस दौरान ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद इन मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया गया। दौरे इंग्लैंड के लिए नवाब शाह के काशिफ भट्टी भी टेस्ट स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। काशिफ भट्टी का कहना है कि सहूलियात ना होने के बावजूद मेहनत करके कौमी स्क्वाड में जगह बनाई है।
میں نے سٹارٹ کی انڈر 19 کھیلا ڈسٹرکٹ انڈر 19، پھر حیدرآباد سے ریجن کھیلا، اس کے بعد ریجنل اکیڈمی کی حیدرآباد میں، پھر این سی آیا، تو وہاں سے میں نے کرکٹ سٹارٹ کی۔ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی ہمارے شہر نوابشاہ میں، لیکن کافی سٹرگل کی میں ریجنل اکیڈمی میں تھا، تو وہاں ہمارے کوچ تھے عظیم حفیظ، انہوں نے کافی سپورٹ کی، انہوں نے کافی بیک کیا۔ KRL کے خلاف میں فرسٹ کلاس میچ کھیلا حیدرآباد سے، تو وہاں میں کافی اچھی بولنگ ہوئی، اس میں بڑے پلیئر تھے، بڑے نامی گرامی پلیئر تھے، جس میں اظہر علی تھے، بازید خان تھے، ظہور الہی، علی نقوی، یہ سب لوگ تھے، راحت علی تھا، محمد عرفان تھا۔ قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ روانگی کا شیڈول تیار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیم جون کے آخری ہفتے میں انگلینڈ جائے گی۔ 26 جون کو خصوصی جیٹ طیارہ قومی ٹیم کو لینے لاہور پہنچے گا۔ PCB نے سیریز کی تیاری کے لیے انگلش بورڈ سے جلد روانگی کی درخواست کی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کھلاڑی برمنگھم میں قرنطینہ اور پریکٹس کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 5 اگست کو مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز 28 اگست سے 1 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ قومی ٹیم کا انگلینڈ روانگی کا شیڈول تیار کر لیا گیا ہے۔ شہر قائد کے ہاکی کے دیوانوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن نے KHA اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس نصب کرا دی ہیں۔ شہر قائد کا یہ تیسرا اسٹیڈیم ہے جہاں برقی کمکموں میں ہاکی کھیلی جائے گی۔ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری حیدر حسین کا کہنا ہے کہ کراچی کے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ آن ہو گئی ہیں، کراچی کے بچوں کا کیریئر اب آن ہو گیا ہے، اور یہ بالکل یہ کراچی کا تیسرا اسٹیڈیم ہے جہاں پر لائٹس آن ہو گئی ہیں، اور یہاں پر 64 لائٹس لگی ہیں، اور یہاں پر جنریٹر بھی 300 kV کا ہے، جس سے اسپرنکلز بھی آن ہوں گے، لائٹس بھی آن ہوں گی، اور یہاں پر کراچی کا واحد اسٹیڈیم ہوگا جہاں پر پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ کوئی بھی بچہ آئے گا یہاں پر کھیلے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا۔ یہاں پر ایکوپمنٹ بھی دیا جائے گا جو ہمیشہ دیا گیا ہے۔ شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کا، سید مراد علی شاہ کا، ہمارے اسپورٹس منسٹر صاحب کا، جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے یہاں پر۔